आज हम दोस्तों फिर से यूपीएससी के 4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 21 सी। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और अनुच्छेद 21 के तहत इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में इसे माना गया। यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? निजता का अधिकार। निजता के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वे सभी अधिकार आते हैं दोस्तों जो व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं, जैसे व्यक्ति की निजता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का शादी करने का अधिकार, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? मतलब अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाविष्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि समता का अधिकार। क्योंकि अस्पृश्यता यदि किसी से व्यक्ति से अपन छुआछूत मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे अपने बराबर का नहीं समझ रहे। तो किसका उल्लंघन हुआ? इसका समता के अधिकार का। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में निहित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17, ये याद करने योग्य है दोस्तों, अनुच्छेद 17 में स्पष्ट किया जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है और अस्पृश्यता से उपजी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत। ये आपको सीधा डायरेक्ट याद होने चाहिए, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तीसरा, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग और कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? यानी कि मानव अधिकारों की जो घोषणा है 1948 में, उसके क्या सिद्धांत और प्रावधान है जो भारत के संविधान के किसी भाग में उल्लिखित है? तो भारत के भाग दिए गए हैं संविधान के। पहला है उद्देश्य का, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य। तो विकल्प देखते हैं दोस्तों, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल 1, 2 और 3। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है इसकी, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 प्रत्येक मनुष्य की समानता, गरिमा को स्थापित करती है। साथ ही यह भी निर्धारित करती है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को उनके सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में सक्षम बनाए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के उद्देश्य जैसे कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि भी घोषणा के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। यानी कि जो मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है उसका भी उद्देश्य है समानता, गरिमा और स्वतंत्रता, और मूल अधिकारों का भी उद्देश्य यही है, समानता, गरिमा और स्वतंत्रता। और उद्देश्य का भी यही, संविधान की जो उद्देश्य का है उसका मतलब ही यही है। उद्देश्य का में जो दिए गए वर्ड हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता। यानी कि जो उस घोषणा में उद्देश्य घोषित किए गए थे वही उद्देश्य उद्देश्य का में भी है, मूल अधिकारों में भी है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। तो चलिए नीति निर्देशक तत्व में देखते हैं क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। न्याय का मतलब होता है दोस्तों कि समानता स्थापित करना। किन्हीं भी दो व्यक्ति जो एक दूसरे से अंतर है मतलब रुपए में या फिर किसी भी सामाजिक स्थिति में, तो उनको एक सा करना कहलाता है न्याय। और सामाजिक न्याय मतलब दलितों को एक सी स्थिति दिलाना। आर्थिक न्याय मजदूरों को पूंजीपति से बराबर करना, ये कहलाता है। ये सिद्धांत राज्य को नागरिकों के सकारात्मक अधिकारों या दायित्व के रूप में कार्य करते हैं और मानवाधिकारों के अनुरूप भी हैं। यानी कि जो मानवाधिकारों की घोषणा है उसमें भी यही बात की गई थी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी यही बात है, और यही बात फंडामेंटल राइट्स में भी थी और यही बात उद्देश्य का में भी है। यानी कि कथन दो भी सही है और पहला कथन भी सही था।
अब तीसरे कथन की देखते हैं। तीसरी कथन की व्याख्या दी गई है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य में क्या क्या आ गया है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के ना में मानवाधिकारों की घोषणा का अनुच्छेद 29 व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने की बात करते हैं। यानी कि मूल कर्तव्यों में भी मानवाधिकारों की घोषणा का मतलब प्रतिबिंबन होता है, यानी कि वही बात मानवाधिकारों की घोषणा में भी है, वही बात मूल कर्तव्यों में भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। यानी कि व्यक्ति बात आ गई दोस्तों, व्यक्ति से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित या विवाह से संबंधित, निजता से संबंधित, ये सभी अनुच्छेद 21 में आएंगी। तो कथन 20 का सही है। देखते हैं व्याख्या इसकी। उच्चतम न्यायालय ने हादियाबाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों अनुच्छेद 21। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।